दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि भाजपा में अशोक तंवर का भविष्य अब क्या होने वाला है। वो कांग्रेस, टीएमसी और आप पार्टियों से गुजरते हुए अब भाजपा में आ पहुंचे हैं। भाजपा में उन्होंने प्रविष्टि तो पा ली, भाजपा के तो अशोक तंवर हो गए, लेकिन उनका भाजपा में भविष्य क्या है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हरियाणा में लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें हैं जो आरक्षित हैं। टोटल 10 सीटों में से 2 सीटें रिजर्व सीट हैं, वो है अंबाला सीट और सिरसा सीट। अब वो आए तो राजनीति करने हैं और राजनीति करने आए हैं तो चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव भी वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो पहले भी सिरसा सीट से सांसद रह चुके हैं। अब कई लोग कयास लगा रहे हैं कि वो एमएलए का चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा का लड़ेंगे। एमएलए का लड़ेंगे तो माना यह भी जा रहा है कि उदयभान चौधरी उदयभान जो होडल से कांग्रेस के टिकट पर वर्तमान विधायक हैं, उनको भाजपा जबरदस्त टक्कर देने के लिए उनके सामने खड़ा कर सकती है। और यदि ऐसा होता है तो इसमें दो राय नहीं है कि वो दोनों के बीच में टक्कर जबरदस्त होगी। हालांकि जो होडल सीट है वो चौधरी उदयभान की पुश्तैनी सीट है। इस सीट से वो कई बार विधायक बने हैं और उनसे पूर्व में उनके पिता चौधरी गयालाल भी वहां से विधायक रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यदि उनको विधायक की जगह लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया तो क्या उनको अंबाला से लड़ाया जाएगा या सिरसा से। यदि हम अशोक तंवर के करीबी लोगों की बात माने तो अशोक तंवर सिरसा से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। उसकी वजह साफ है कि वो 2009 में सिरसा से लोकसभा सांसद चुने गए थे। सिरसा में उनकी गहरी पैठ है, उनका अपना दायरा है, लोग हैं, लोग उन्हें अच्छी तरीके से व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। कोई भी ऐसा संगठन, कोई व्यक्ति या गांव के लोग, कस्बे के लोग या पूरे सिरसा जिले के लोग, कोई ऐसा नहीं है जो अशोक तंवर को ना जानता हो। और मोटे तौर पर अशोक तंवर सिरसा के सांसद रहते हुए वहाँ से लोकप्रिय सांसद रहे हैं। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि पहले वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे और अब वर्तमान में वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे यदि वहाँ से उन्हें टिकट मिलता है। यदि हम एक राष्ट्रीय सर्वे की बात करें तो उसमें बताया गया है कि सिरसा की सीट पर भाजपा का उम्मीदवार कब्जा कर सकता है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सिरसा के लोगों के मन में क्या है। एक राष्ट्रीय चैनल ने तो अपना सर्वे बता दिया, भविष्यवाणी कर दी कि वहाँ से भाजपा का उम्मीदवार
जीत सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि हम एक मीडिया रिपोर्ट की बात पर यकीन करें तो सिरसा की सीट अशोक तंवर के लिए बहुत आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो वहां की जनता है उसके मन में क्या है वो महत्वपूर्ण है। तो यदि हम बात करें एक मीडिया रिपोर्ट की, तो वहां के कुछ लोगों से पत्रकारों ने बातचीत की, तो एक है वहां पर हीरालाल शर्मा जो व्यापार मंडल के प्रधान हैं और व्यापारियों के प्रिय नेता हैं, उन्हें पूरा शहर जानता है। वो हीरालाल जो शर्मा है व्यापार मंडल के प्रधान, उनका तो मानना है कि यदि कोई भी उम्मीदवार इस सीट पर भाजपा उतारे उसके लिए आसान नहीं रहने वाली है। एक सवाल के जवाब में हीरालाल शर्मा कहते हैं कि मैं व्यापारी होने के नाते ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि सिरसा का व्यापारी सरकार से बहुत नाराज है, परेशान है। और सिरसा का व्यापारी तो अपनी जगह है, यहां का किसान भी, कर्मचारी भी बुरी तरीके से इस सरकार में पीड़ित है। कफन पर भी टैक्स इस सरकार ने लगा दिया। हीरालाल शर्मा व्यापार मंडल के प्रधान सिरसा कहते हैं कि ये पहली सरकार है 75 साल में जिसने कफन तक पर टैक्स लगा दिया। पहले कपड़े पर टैक्स नहीं हुआ करता था, लेकिन इस सरकार ने कपड़े पर भी टैक्स लगा दिया। सिर्फ रेडीमेड गारमेंट पर टैक्स हुआ करता था पूरे 75 साल तक, लेकिन इस सरकार ने कपड़े पर भी टैक्स लगा दिया। उससे भी व्यापारी बड़े दुखी हैं। हीरालाल शर्मा बताते हैं कि 28% तक टैक्स व्यापारियों पर कितना जायज है, आम व्यापारियों पर। और आम व्यापारी पर जो 28 टैक्स है वो अंततः देना तो जनता को ही पड़ता है। सरकार हमसे लेती है 28%, तो हम ग्राहक से वसूलते हैं और ग्राहक की जेब से जाता है, तो उसे 28% कपड़ा महंगा मिलता है, या और चीज़ें जिन पर 28% टैक्स है वो जनता को, उपभोक्ता को महंगी मिलती है, जिससे कि महंगाई बढ़ रही है। तो ये तो हुई व्यापार मंडल के प्रधान की बात। इससे आगे चलते हैं तो गंगाराम बजाज सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान कहते हैं कि सब्जी मंडी में भी सब्जी पर और फ्रूट पर, फलों पर भी इस सरकार ने पहली बार टैक्स लगाया है। पिछली सरकार ने, किसी भी सरकार ने सब्जी पर, फ्रूट, फलों पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया। और सब जानते हैं कि सब्जी, भाजी, फल ये आम आदमी के लिए रोज़मर्रा की चीज़ हैं, लेकिन इन पर भी टैक्स लगाकर सरकार ने इन्हें भी महंगा कर दिया है, और जिससे व्यापारी, सब्जी मंडी के व्यापारी भी परेशान हैं। दूसरी तरफ ये तो अलग अलग वर्ग की बात हो गई, लेकिन पत्रकार, स्थानीय पत्रकार की क्या राय है कि वो अशोक तंवर जी क्या आसानी से इसलिए जीत जाएंगे क्योंकि वो पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। लेकिन नवदीप सेतिया स्थानीय पत्रकार कहते हैं कि ऐसे उम्मीदवार बहुत कम हैं जो यहाँ से लगातार जीते हों। वर्तमान में ऐसा आमतौर पर नहीं है, लेकिन जो चौधरी दलवीर सिंह थे
वो यहां से 4 बार सांसद रहे और उनकी बेटी कुमारी शैलजा अपने पिता के बाद यहां से 2 बार सांसद रही। अब देखना यह है कि ये परंपरा उतनी आगे बढ़ नहीं रही है और पत्रकार सेतिया की बात माने तो उनका मानना है कि यदि इनेलो, कांग्रेस और आप तीनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो अशोक तंवर के लिए ये सीट निकालना भारी पड़ सकता है और यदि इंडिया गठबंधन का हिस्सा ये तीनों दल नहीं बने तो हो सकता है कि अशोक तंवर की लॉटरी निकल आए। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। सुरजीत अरोड़ा जो हरियाणा रोडवेज के पूर्व प्रधान हैं, उनका भी यही मानना है कि इस बार भाजपा के उम्मीदवार को सिरसा की सीट निकालना यानी जीतना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, रोडवेज के कर्मचारी हैं या किसी भी विभाग के कर्मचारी हैं, वो उनकी समस्याओं का समाधान ये सरकार नहीं कर पा रही है, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त नहीं कर पा रही है, उन्हें स्थायी नहीं कर पा रही है और कर्मचारियों के साथ साथ सब जानते हैं कि आज की तारीख में किसान इस सरकार के खिलाफ हैं, व्यापारी परेशान हैं, सब्जी मंडी के व्यापारी भी परेशान हैं। तो उन हालातों में भाजपा के उम्मीदवार को यहाँ से सीट निकालना उनके अनुसार मुश्किल हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अशोक तंवर अपनी इस पुरानी सीट को ही रखना पसंद करेंगे या भाजपा हाईकमान उन्हें अंबाला भेजती है तो क्या अंबाला सीट उन्हें सूट करेगी। लेकिन दोस्तों सवाल तो यही है कि जो समस्याएं सिरसा में उनके लिए सामने आएंगी या जो लोगों की समस्याएं हैं, जो वहाँ के किसानों ने, व्यापारियों ने, पत्रकारों ने या रोडवेज के पूर्व प्रधान ने, व्यापार मंडल के प्रधान ने जितनी बातें उन्हें जितनी समस्याएं उन्होंने गिनाई हैं, उस लिहाज से तो वो बातें उनको अंबाला में भी वही चीज़ें लगभग हैं, वो समस्याएं लगभग जो सिरसा में हैं वही समस्या अंबाला में है। सिरसा में सिर्फ ये फ़ायदा है कि वो यहाँ से पहले सांसद रह चुके हैं, सारा सिरसा के लोग, जनता और वहाँ के मतदाता उनसे परिचित हैं, लेकिन अंबाला उनके लिए एक अपरिचित सीट होगी क्योंकि वो अंबाला से कभी भी चुनाव लड़े नहीं हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये समस्याएं तो अपनी जगह हैं, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने और देश के प्रधानमंत्री ने राम के नाम को राजनीति से जोड़ दिया है और हिंदुत्व के नाम पर देश का एक बहुत बड़ा वर्ग सिर्फ राम में हो गया है और राम के नाम पर वोट देने के लिए वो तत्पर है। वो महंगाई की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा है, बेरोजगारी की भी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, या व्यापारियों की जो परेशानी है उसकी तरफ भी ध्यान नहीं जा रहा लोगों का, ना व्यापारियों का, ना किसी और वर्ग का। तो जो ये हिंदुत्व का राग है या जिस तरीके से राम मंदिर को प्रधानमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए एक सुनहरे अवसर के रूप में देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया है और ये कहा है कि हम राम को लेकर आए हैं, हमने बहुत बड़ा काम किया है,
500 सालों से जो काम कोई और सरकार नहीं कर सकी या और लोग नहीं कर सके या किसी और ज़माने में नहीं हुआ, हमने उस राम को उनका घर दिया है, उनको विराजमान किया है। और देश की जनता बहुत प्रफुल्लित है कि 500 साल के बाद अयोध्या में राम विराजे हैं। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि राम मंदिर के सहारे अशोक तंवर की नैया सिरसा में पार लग भी सकती है। अब दोस्तों देखना यह है कि जो सिरसा के लोगों ने, अलग अलग वर्गों ने, पत्रकारों ने, व्यापारी नेताओं ने जो समस्या बताई और कहा कि जितनी समस्याएं सिरसा में हैं वो वहाँ की जनता और हर वर्ग भाजपा से नाराज़ है, उस लिहाज से तो अशोक तंवर के लिए सिरसा से जीतना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन एक चीज़ ये भी बताई जा रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस में फूट है और हिंदुत्व का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, तो ये दो बातें अशोक तंवर के फेवर में जाती हैं, उनके हक में जाती हैं, जो उन्हें सिरसा से दोबारा विजयश्री दिला सकती है। दोस्तों, तो ये था मेरा आज का मुद्दा कि अशोक तंवर के लिए सिरसा की राह कितनी मुश्किल या आसान होगी। तो देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।